सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा ख़ान और मैं हूं पाकिस्तान। काफ़ी अरसे से आप सुन रहे होंगे बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी सूरत हाल बनी हुई है कि जी एक मखसूस सियासी जमात है जिसमें आला ओहदों पर हमें वही लोग फाइज़ दिखाई दे रहे हैं जो ज़्यादातर दूसरी जमातों से आए हुए हैं, और जो इस जमात के असल कारकुनान हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नाला दिखाई देते हैं, गमो गुस्से का शिकार दिखाई देते हैं। अब इसमें आप कह लें कि जो मखसूस सियासी जमात है इसकी जो आप स्ट्रैटेजी की गलती कह लें कि हिकमत अमली सही नहीं है कि जो पुराने लोग थे, कारकुन थे, वो पसे पर्दा दिखाई देते हैं, कॉर्नर हो गए हैं, जिसको कह लें खुडे लाइन हो गए हैं और धड़ेबंदी शुरू हो चुकी है। अच्छा, अब ये एक बड़ा इस पार्टी के लिए संगीन मसला बन चुका है। उसकी वजह यही है कि ये तमाम जो लोग हैं ये आपस में गुत्थम गुत्था हैं, क्योंकि पार्टी का लीडर अगर आपका जेल में है तो ज़ाहिर बात है आपने उस लीडर की रिहाई के लिए काम करना है, स्ट्रैटेजी बनानी है, हिकमत अमली बनानी है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग सी ये है कि इनके आपस के जो इख्तलाफात हैं, धड़ेबंदियाँ हैं, वो इनको कुछ और सोचने दे नहीं रही हैं। और इस किस्म की भी मुलाकातों की बातें आ रही हैं कि जी मुलाकातें जब होती हैं इनकी अपने चेयरमैन के साथ, बानी चेयरमैन के साथ, तो जो भी बाहर आता है वो ये कहता है कि शायद सिर्फ वो एक शख्सियत है जिस पर बानी चेयरमैन जो इनकी पार्टी के हैं वो एतमाद करते हैं, और कोई उसके पास भी नहीं ठहरता एतमाद की अगर बात की जाए। फिर एक दूसरे से गिले शिकवे का जो सिलसिला है वो भी सामने आ रहा है। कोई कह रहे कि तुम मुझे दूर कर रहे हो लीडरशिप से, एक दूसरा उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। अच्छा, बहुत से लोग इसमें अब दिलबर्दाश्ता भी हो रहे हैं। अच्छा, पहले इस बात को डिनाई किया जाता रहा था कि जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये जो हमारे मुखालिफिन हैं ये जानकर ऐसी बातें फैला रहे हैं ताकि हमारी पार्टी या जो हमारे फॉलोअर्स हैं, हमारे वर्कर्स हैं, उनको कमज़ोर किया जा सके। लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल हकीकत में नहीं है, हकीकत इससे थोड़ी मुख्तलिफ है। लेकिन अब ये चीज़ें बहुत खुलकर सामने आ गई हैं। आपने देखा होगा फवाद चौधरी साहब ने भी एक धुआंधार इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बहुत से इंकशाफात किए हैं। पार्टी के एक पुराने वर्कर हैं, काफ़ी देर से पार्टी के साथ हैं। अच्छा, जो वकला हैं, एक और सूरत हाल ये कि जो वकला जो हैं वो केसेस पे फोकस करने की बजाय सियासत में आने का शौक़ रखते हैं। उन्होंने सियासत में भी अपनी किस्मत आजमाई, तो फिर मेरे ख्याल से ऐसे में सियासतदान जो उनकी पार्टी के काफ़ी ज़्यादा दिलबर्दाश्ता हैं, जिनको कॉर्नर किया जा रहा है, जिनकी पार्टी के लिए कुर्बानियाँ हैं, उनको भी मेरे ख्याल से वकालत सीख लेनी चाहिए कि वो जाकर वकालत सीखें और जाके फिर वो केसेस लड़ना शुरू कर दें। अच्छा, जो मामला देखते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की जो खबर सामने आ रही है कि शायद पार्टी के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है। कुछ लोग हैं जो कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की बातें कर रहे हैं, जिस तरह की अभी खबर सामने आई है कि कुछ जो वकला हैं, और शेर अफजल मरवत साहब का भी नाम उसमें सामने आ रहा है, शानदाना गुलजार साहिबा जो हैं उनके साथ मिलकर कोई अलहदा से कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने जा रही हैं। अच्छा, शानदाना गुलजार साहिबा ने इस हवाले से एक बात ये की है, उन्होंने कहा है कि जी जो अभी बानी चेयरमैन ने हमें बुलाया है मुलाकात के लिए, तो उन्होंने जी कहा है कि इस हवाले से उन्हें कुछ नहीं पता कि उन्होंने क्यों बुलाया है, उनको बुलाया है नहीं बुलाया है। लेकिन हाँ, ये सुना है कि जी जो बानी चेयरमैन है उन्होंने 3 ग्रुप्स को बातचीत के लिए बुलाया है। अब यानी एक बात कंफर्म होगी कि ग्रुप्स हैं, और उन्होंने तो बल्कि 3 ग्रुप्स कह दिया, कोई 2 ग्रुप्स कह रहे, कोई 3 ग्रुप्स कह रहे। पहले इस बात का इनकार किया जाता था कि कोई धड़ेबंदी है ही नहीं, ग्रुप्स वाली तो कोई बात है ही नहीं। अब जब बानी चेयरमैन खुद इनको बुला रहे हैं कि जी आएँ जी, हाज़िरी लगाएं और आके बताएं कि क्या धड़ेबंदियाँ चल रही हैं, वो भी ज़ाहिर बात है सीख पाएँ, गमो गुस्से का शिकार हैं कि मुझे छुड़वाने के लिए कोई हिकमत अमली नहीं बनाई जा रही। इन सब की यही कोशिश है कि किसी तरीके से मेरी जगह ले ली जाए, और अंदर से ये खबरें भी आ रही हैं कि किसी न किसी किस्म की इनसिक्योरिटी भी है कि मेरी जगह कोई तैयार ना हो जाए और मेरी जगह कोई ले ना ले। अच्छा, रऊफ़ हसन साहब जो हैं उन्होंने भी इस हवाले से बाकायदा अपनी राय का इजहार ये किया। उन्होंने कहा कि पार्टी में खल्फशार ज़रूर है, लेकिन तकसीम की जो खबरें हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं, और सोशल मीडिया के ज़रिए हमारी जो जमात है उसके ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा एक कैंपेन या मुनज़्ज़म किस्म की सोची समझी मुहिम चलाई जा रही है। तो रऊफ़ हसन साहब, मैं आपसे मुखातिब होकर कहना चाहती हूँ कि जो मुनज़्ज़म किस्म की जो मुहिम आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के ख़िलाफ़ चलाई जा रही है, सॉरी टू से सर, आप लोग जितने सोशल मीडिया पर मुहिम चला रहे हैं, मेरे ख्याल से आपका तो मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। पूरा एक जत्था आता है, और कोई भी बात अगर आपको समझा भी दी जाती है, आपकी पार्टी पे तनकीद भी कर दी जाती है, मेरिट पे तनकीद कर दी जाती है, तो एक जत्था आता है और उस बंदे को घेर लेता है, किरदार कुशी तक आ जाते हैं आप लोग और पता नहीं क्या क्या करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ये जो
शेर अफजल मरवत साहब हैं, वो भी आपको याद होगा कि काफ़ी एक्टिव रहे पार्टी में। फिर पार्टी के कुछ लोग शेर अफजल मरवत साहब से भी इनसिक्योर हो गए, उनको लगा कि भाई ये उनकी जगह ले रहे हैं, ये आगे आ रहे हैं। आपको याद होगा कि मामला कब शुरू होता है, जब ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए जो शेर अफजल मरवत साहब हैं उनके नाम की बाज़गश सुनाई दी थी, तो बहुत से पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई थी। फिर इसके बाद आपको याद होगा शेर अफजल मरवत साहब जो बड़े एक सिंपल सी शख्सियत हैं, ये बड़ा फिर नाराज़ भी हो गए, दिल बर्दाश्ता भी हो गए, बड़ा डिस्करेज हो गए, बड़ा हर्ट हो गए। और ये फिर उन्होंने कहा कि मैं ऐलान करता हूँ कि मैं तो अब सियासी सरगर्मियों में हिस्सा भी नहीं लूँगा, और फिर लंदन रवाना हो गए थे। फिर जाके ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ इन्होंने जलसे भी किए। इस पार्टी की सूरत हाल ये कि जो धड़ेबंदी है वो खुलकर सामने आ गई है, जिस पर जो इनके बानी चेयरमैन है इस पार्टी के, उन्होंने इनको बुला भी लिया है। और बुलाने के बाद जाहिर बात है पूछा जाएगा कि जी धड़ेबंदी का सिलसिला जो है मज़ीद ज़ोर पकड़ेगा या इसका कोई हल निकाला जाएगा। बहरहाल उन खबरों की तरदीद होगी जो कहा जाता था कि जी कोई धड़ेबंदी नहीं है, कोई ग्रुपिंग नहीं है, कोई लॉबिंग नहीं है, और भी बहुत से सवाल आते हैं। चले हम जवाब लेने की कोशिश करते हैं। मेरे से स्टूडियोज़ में मौजूद हैं आतिफ खान साहब जो कि पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बानी चेयरमैन PTI के करीबी तरीन जो लोग थे साथी उनमें शामिल रहे हैं। आतिफ साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। आतिफ खान साहब, अगर मैं आपकी पार्टी के पुराने चेहरों को याद करूँ जो पार्टी के साथ खड़े रहे मुश्किल वक्त में भी, हर तरह के हालात में भी, तो उनमें एक नाम आपका भी जहन में आता है। लेकिन इस टाइम पे हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग जैसे कि वकला वो पार्टी को बाकायदा हाईजैक का अगर मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि आपकी पार्टी के अंदर से ऐसी आवाज़ें आ रही हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक के हवाले से भी बातें अब सामने आ रही। पहले कहा जाता था कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, ये मुखालिफिन पार्टी को मज़ीद कमज़ोर करने के लिए हवा में ऐसे तीर छोड़ देती है। लेकिन अब तो आपकी पार्टी के अंदर से बड़ी शख्सियात इंटरव्यूज़ तक दे रही हैं और बहुत सी चीज़ें, वो कहते हैं ना कि बहुत सी मामलात अब खुल कर सामने आ रहे हैं। तो अब तो मेरे ख्याल से तरदीद वाली बात से भी आगे चला गया मामला। बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो ये है कि जिस तरह हर एक इंसान के मतलब कारोबार में भी, जॉब में भी ऊपर नीचे आता रहता है, उतार चढ़ाव आता रहता है, इस तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ पे भी डिफरेंट फेजेस आते रहते हैं। कभी इक़्तिदार होता है, कभी अपोजिशन होती है, कभी सख्ती, कभी नरमी। तो उन हालात के हिसाब से पार्टी भी ज़ाहिर बात है कुछ वो खुद करती है, कुछ पार्टी के साथ हो रहा होता है। तो जो हमारे पुराने जितने भी दोस्त थे उनमें से मज़े की बात यह है कि जो पुराने थे वो सारे हैं अभी भी और माशाल्लाह एक्टिव भी हैं। जो कुछ लोग सिर्फ इक़्तिदार के लिए आए थे वो इक़्तिदार के लिए वापस चले गए हैं। और जो अच्छा है, मैं ख़ुद इस पे, मुझे बल्कि मेरी अभी थर्सडे को खान साहब से मुलाकात हुई। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि लास्ट गवर्नमेंट का जिक्र किया उन्होंने। इंटरेस्टिंग बात है कि जो लोग मेरे साथ थे पिछली गवर्नमेंट में, मैं जब उनको बातें करता था कि ये करना है, क्या था कि वो ख़ुद भी उनको यकीन नहीं होता था। तो मैंने कहा खान साहब शुक्र है वो तो सारे चले गए हैं। कहता है मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि काफ़ी लोग चले गए हैं जो सिर्फ इक़्तिदार के लिए आए थे। और मतलब नज़रिया या उनका। खान साहब से आपकी जो अभी मुलाकात हुई कुछ दिन पहले, और थर्सडे को मुलाकात में उन्होंने कहा कि मैं शुक्र अदा करता हूँ कि कुछ लोग चले गए। एग्जैक्टली। फॉर एग्जाम्पल कौन लोग, आप नाम लेना पसंद करें? देखिए नाम तो अब तो बड़ी खुल के बातें होंगी ना, लेकिन नाम तो बुरी बात हो जाती है। लेकिन ये है इशारतन कुछ बताएं। कुछ लोग देखें जिनको की पोजीशंस मिली थी वो लोग चले गए, और जो लोग बैकग्राउंड में थे, का नाम ले लें जरा, चले कोई नाम जो तो। बड़े बड़े नाम थे, चाहे परवेज़ खटक हो, महमूद खान हो, बुज़दार हो, जो भी गवर्नर, वज़ीर आज़म हमारे आज़ाद कश्मीर के, सारे छोड़ के चले गए ना जिनको की पोजीशन दी हुई थी। और इनके छोड़ के जाने पे खान साहब आपसे फरमा रहे थे कि अच्छी बातें चले गई। अच्छी बात है। देखें ये तो मैं खुद कहता हूँ कि अच्छी बात है कि ये तो फिल्टर जब होता है ना, तो जिस तरह सीजनिंग होती है लकड़ी की, धूप, बर्फ़, गर्मी, सर्दी से गुजरते हैं तो अच्छी चीज़ बन जाती है। तो इसी तरह पार्टी में भी है, एक प्रोसेस है, एवोल्यूशन प्रोसेस है। तो अच्छी बात है कि वो लोग चले गए हैं। दूसरी बात जो आपने की धड़ेबंदी की या मुखालफत की, देखिए ये हर एक पॉलिटिकल पार्टी में होती है। इवन मुस्लिम लीग में भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के भी इख्तिलाफात हैं, लेकिन वो खुल के नहीं बोलते। हमारी पार्टी में थोड़ा सा ये है कि एक तो जज्बाती भी हैं, और दूसरा हमारे, बड़ी बात है कि आप खुद मान रहे हैं, बड़ी आला ज़र्फ़ी आपने कहा, जज्बाती है आपकी। देखें वो इस तरह है कि जब आदमी स्ट्रेट होता है ना तो बोल देता है, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं, मतलब जो बात होती है कह देता है। वो कि मैं इससे डिसएग्री करता हूँ, मेरे खुद बहुत सी रिजर्वेशंस हैं, पहले भी रही हैं, आज भी हैं, लेकिन कभी मैं मीडिया पे उसके मुतालिक जो हमारे लीडरान हैं या पॉलिसीज़ हैं,
पार्टी के फोरम्स पे करता हूँ, लेकिन पब्लिक में या क्योंकि उससे इस वक्त खुसूसन देखें, इस वक्त पार्टी को ज़्यादा स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। और इस वक्त अगर कुछ लीडरान हमारे कर रहे हैं तो मैं तो उन्हें सामने भी कहता हूँ और यहाँ भी कह रहा हूँ कि उन्हें नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन जिनको आप सामने कह चुके हैं? देखें, चाहे फवाद चौधरी हों, वो तो इस वक्त पार्टी के नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो जो इस वक्त कर रहे हैं, अगर वो पार्टी में आना चाहते हैं वापस, जो कि बहुत से लोग ऐसे हैं, इनमें भी देखें 2 कैटेगरीज हैं। जब खान साहब से उस दिन मुलाकात हुई, ये डिस्कशन भी हुई, ये लोग वापस जो आना चाहते हैं, उन्होंने स्ट्रेट कहा कि जी कुछ लोग जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती हुई, फैमिलीज़ पे, कारोबार पे, बच्चों पे, मजबूरी में छोड़ गए हैं। मतलब जाहिर बात है, हर एक नहीं बर्दाश्त कर सकता, और लेवल्स भी होते हैं सख्ती के। कुछ लोग फाइलों की वजह से छोड़ के गए हैं, सख्ती उन पे कोई नहीं हुई। अच्छा, मतलब बहुत से लोग हैं, आप देख रहे हैं कि वो एक दिन भी जेल नहीं गए और वो पार्टी छोड़ के चले गए, तो सख्ती की वजह से तो नहीं गए, उनके ऊपर तो बस फाइलें थी, उनको दिखाया गया और वो चले गए। तो अच्छा है कि वो लोग चले गए हैं। दूसरी कैटेगरी ये है जिनके यानी आपके कहने का मतलब है ब्लैकमेल हुए हैं? बिल्कुल ब्लैकमेल हुए हैं। अगर उनके करतूत ऐसे थे तो मैं तो शुक्र करता हूँ कि चले गए। और दूसरी चीज़ ऐसी है कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल फीमेल्स हैं हमारी, मलिका बुखारी हैं, या जो हमारी डॉक्टर साहिबा हैं, शीरी मज़ारी साहिबा, तो उनका तो वो मसला नहीं था कोई फाइलों का, करप्शन का, लेकिन उनके ऊपर जाहिर बात है, फीमेल हैं, उनकी फैमिलीज़, उनके बच्चे, उनके ऊपर सख्ती की, वो छोड़ के चले गए। लेकिन इस वक्त जो पार्टी के अंदर डिस्कशन हुई है, उसमें ये चीज़ सामने आई है कि कभी भी देखें, जो लोग पार्टी के साथ मुश्किल वक्त में खड़े रहे हैं और जो लोग पार्टी को मुश्किल वक्त में छोड़ के गए हैं, जिस भी वजह से छोड़ के गए, ये कभी आप इनको बराबर नहीं कर सकते, कभी इनको एक। असद उमर साहब क्यों छोड़ कर गए? किसी प्रेशर में या उनकी भी फाइलें थीं? असद उमर साहब मेरे ख्याल में वो शायद सियासत से ही दस्तबरदार हुए हैं। उन्होंने मुझसे बात हुई है जाने के बाद। अच्छा, क्या कहते हैं? वो यही कह रहे हैं कि मैं पॉलिटिक्स ही नहीं करना चाहता, और मैंने कहा इतने दिल बर्दाश्त हो गए। मैंने कहा कि अगर खान साहब भी कहें तो उन्हें कहा कि नहीं। मैंने कहा खान साहब बुलाएं, तो कहता मैं ज़रूर जाऊंगा, लेकिन मैं पॉलिटिक्स में मज़ीद नहीं करना चाहता। तो कुछ लोग यानी खुद को मिसफिट समझते हैं पॉलिटिक्स के लिए। पता नहीं, शायद टेम्परामेंट का इशू है, लेकिन बहरहाल देखें, इसमें कुछ लोग फाइलों की वजह से छोड़ के गए हैं, कुछ लोग सख्ती की वजह से छोड़ के गए हैं, कुछ लोग पार्टी छोड़ के गए लेकिन चुप रहे हैं, सिर्फ पार्टी छोड़िए, कोई और पार्टी नहीं ज्वाइन की। कुछ लोगों ने और पार्टी भी ज्वाइन की है और उल्टा पार्टी के ख़िलाफ़ और इमरान खान के ख़िलाफ़ कैंपेन भी करते रहे हैं। और अभी जब उनको ये लग रहा है, एक चीज़ ज़रा इम्पॉर्टेंट देखें, बहुत से लोगों को ये लग रहा है कि जो PMLN या पीपल्स पार्टी है या MQM है, ये सारी पास्ट है। जो हालात है ना, फ्यूचर लोग उनका नहीं देख रहे, वो लोग खुद भी अपना फ्यूचर नहीं देख रहे। इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त प्रेजेंट है, ठीक है, उसकी वजह से भी बहुत से लोग चुप हैं या वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। और सारे लोग ये समझते हैं कि फ्यूचर इमरान खान और PTI है, तो लोग वापस आना चाहते हैं, लेकिन मुनासिब वक्त पे उनकी जब स्क्रूटनी होगी, खान साहब से डिस्कशन होगी, पार्टी में अपने उस पे तौर पर डिस्कशन होगी, उसके बाद आएंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं मुनासिब वक्त का इंतजार किया जा रहा है, इसलिए खामोशी इख्तियार की। और ये एक अक्रॉस द बोर्ड नहीं हो सकता कि मतलब जो पार्टी के खिलाफ भी बोलता रहा हो, किसी और पार्टी में भी गया हो, फिर आ जाए, तो मतलब इस तरह मुश्किल आपने है। अभी गुफ्तगू में, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी, आपने कहा कि जब आपकी जुमेरात को खान साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है आतिफ साहब के कुछ लोग छोड़कर चले गए। अब वो जो लोग छोड़कर चले गए उनमें आपने अभी, मैंने जब से नाम पूछे तो आपने बुज़दार साहब का नाम भी लिया। तो बुज़दार साहब, जहाँ तक मुझे याद है, बल्कि जितने लोग TV देख रहे हैं, बुज़दार साहब के सबसे बड़े सपोर्टर भी खान साहब भी रहे हैं, और पार्टी के अंदर से उस टाइम पर भी आवाज़ें आती थी जब वो CM थे इतने बड़े सूबे के, और ट्रांसफ़र्स और ये जो मामलात सारे चलते रहे वहाँ पे, पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स, फिर फराह गोगी साहिबा के मामलात, वो भी सबके सामने हैं। तो खान साहब फिर क्या सोच कर उनको सपोर्ट करते रहे कि तमाम लोगों की वो सुनते नहीं थे, वसीम अकरम प्लस उनको कहते थे, और क्या कुछ बुज़दार साहब नहीं करते रहे? अब खान साहब को ये नहीं एहसास है कि बुज़दार साहब भी एक गलत इंतखाब था? देखिए, स्पेसिफिकली तो मैं आपको बताऊं, ऑनेस्टली बुज़दार साहब के बारे में तो कभी डिस्कशन नहीं हुई, पहले होती थी। अभी आपने कहा ना जुमेरात को जो लोग छोड़ के चले गए उनके तो बारे में, उन्होंने कहा अच्छी बात है चले गए, उनमें फिर आपने कहा बुज़दार साहब का भी जिक्र हुआ ना? नहीं। अच्छा, आपने खुद से बोला ये तो मैं अपना कह रहा हूँ। आपने कहा कि कौन कौन हैं, तो मैंने कहा ये लोग हैं जो चले गए हैं, तो सही है, मर्जी उनकी।
लेकिन बुज़दार साहब के बारे में देखें, हकीकत है कि करप्शन का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ऑब्वियसली मैं केपी में था, पंजाब का, हम अपने कामों में बिजी रहे, इतना नहीं इल्ज़ामात लगते थे, लेकिन उसका मैं कंफर्म नहीं कर सकता। लेकिन परफॉर्मेंस उस हिसाब से नहीं थी जो सर करप्शन की जो कहानी है वो तो मेरे ख्याल से मैं कह रहा हूँ कि पूरी मतलब दुनिया ने सुनी। वो तो सुनी है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं कर सकता। ठीक है। दूसरी बात यह है कि परफॉर्मेंस पे ऑब्वियसली पार्टी में भी बहुत ज़्यादा एतराज़ात थे, मीडिया में भी थे, आवाम में भी थे कि परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं थी जिस तरह की एक पीटीआई की चीफ मिनिस्टर से और पंजाब जैसे बड़े सूबे से लोग एक्सपेक्टेशन रख रहे थे कि इस तरह या पुलिस में रिफॉर्म्स आएंगे या गवर्नेंस बेहतर होगी या करप्शन ख़त्म होगी, तो उस तरह की नहीं आई थी। गो के होती हैं गलतियाँ, लेकिन अगर इंसान सीख के आगे चलता है तो ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है जी, हम भी आगे चलते हैं और बहुत अहम सवालात मुझे आपसे पूछने हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आतिफ खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर एक बार फिर से बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। आतिफ साहब, जहांगीर तरीन साहब, मेरे जहन में उनका नाम इसलिए आया कि पार्टी को बनाने वाले, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, आपकी पार्टी में कोई भी डिसएग्री नहीं करेगा इस बात से, हर कोई सेकंड करेगा, क्योंकि अगर तरीन साहब का तैयारा ना होता तो शायद आपकी पार्टी मार्ज़े वजूद में ना होती, 2018 में होती ना, इलेक्टेबल्स ही ना होते। लेकिन फिर उनके साथ जो हुआ वो भी हमने देखा। फिर अलीम खान साहब, उनका बड़ा किरदार था पार्टी को बनाने के लिए, फिर उनके साथ जो हुआ वो भी हमने देखा। अगर अलीम खान साहब सीएम बन जाते, बुज़दार साहब ना होते, तो शायद आप पंजाब की सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ देखते। और दूसरा सवाल इसी के साथ कि ओन चौधरी और बहुत से नाम मेरे जहन में आ रहे हैं, जिनमें आप जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, आतिफ खान साहब, आपका नाम भी है, कि जो लोग अपनी लीडरशिप के करीब रहे, बानी चेयरमैन पीटीआई के करीब रहे, क्या मतलब उनकी फितरत में ऐसा कुछ था या ये कुदरती था या क्या कह लें कि उसका दूर जाना ज़रूरी ठहरा कि जो जितना करीब रहा उसने फिर उतना ही फासला किया या करवा दिया गया? देखिए, एक तो मैं एग्री करता हूँ कि थोड़ा डिसएग्री और थोड़ा एग्री। डिसएग्रीज पे करता हूँ कि पार्टी ज़ाहिरी बात है जहांगीर तरीन ने नहीं बनाई या अलीम खान साहब ने नहीं बनाई, कंट्रीब्यूशन की बहुत है, जहांगीर तरीन साहब की बहुत कंट्रीब्यूशन है पार्टी के लिए। और अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा तो गलत नहीं होगा, उस टाइम पे उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। उनकी मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी थी, वो जनरल सेक्रेटरी थे, वो पीआर अच्छी थी, रिसोर्सेज थे, सब कुछ, मतलब वो अच्छा मैनेज करते थे। इसी तरह अलीम खान साहब भी थे। लेकिन फिर अलीम खान साहब के साथ वो जो नैब का मसला आया उन दिनों पे, उसकी वजह से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई उनके ऊपर, जो एलिगेशंस इसकी लैंड माफिया की और कब्ज़ा और ये वो। और जहांगीर तरीन साहब का तो जो शुगर कमीशन था, ठीक है, उसकी वजह से काफ़ी इख्तिलाफात आए और वो फिर उस हद तक बढ़े। और मुझे ये भी पता है कि ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना रोल प्ले किया उस इख्तिलाफ को बढ़ाने में। अच्छा, वो आपकी पार्टी के लोग थे? कुछ पार्टी के लोग थे, कुछ ब्यूरोक्रेट्स थे जिन्होंने जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब से इख्तिलाफात आपकी जो लीडरशिप थी बढ़ाने में किरदार अदा किया। बिल्कुल किरदार अदा किया। और मतलब ब्यूरोक्रेट्स भी थे उनमें, और आप कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी का भी अच्छा, पार्टी में से कौन लोग थे जिन्होंने किरदार अदा किया? देखें, वो तो खुल के नाम सर, सारी चीज़ें खुलकर अब आ रही हैं सामने। बुरी बात हो जाती है किसी का नाम लेना, लेकिन नहीं, अच्छी बात इस तरह भी हो जाती है कि आइंदा ऐसे लोग एहतियात करें। देखें, आइंदा वो लोग एहतियात नहीं करेंगे, वो तो चले गए हैं और लोग होंगे। चले कोई इशारा दे दें सर, आपने पहले भी तो दो चार नाम। उन लोगों को जिनको ये लगता था कि नंबर 2 पे जहांगीर तरीन है और अगर ये हट गए तो हमारा रास्ता खुल जाएगा, तो उन लोगों ने भी वो चीज़ों को बढ़ाने में थोड़ा सा ज़्यादा किरदार अदा किया। और खान साहब भी ज़ाहिरी बात है उन दिनों प्राइम मिनिस्टर थे, नए प्राइम मिनिस्टर बने थे, एक फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, क्योंकि उन्होंने तो कभी ज़िंदगी में कोई मतलब पॉलिटिकल ऑफिस या इस तरह का नहीं वो किया था। हमारी गवर्नमेंट थी लेकिन वो तो ख़ुद तो नहीं, एज चीफ एग्जीक्यूटिव तो नहीं काम कर रहे थे, तो उसकी वजह से वो चीज़ें काफ़ी हद तक दूर चली गई। फिर उनके ऊपर केसेस हुए जिस पे ऑब्वियसली उनको भी काफ़ी तकलीफ़ हुई। फिर जब उन्होंने ये पार्टी बनाई और हमारे लोगों को तोड़ने की कोशिश की, खुसूसन परवेज़ खटक साहब ने और जहांगीर तरीन साहब ने, उससे खान साहब बहुत ज़्यादा वो हुए कि चलें ठीक है, एक ताल्लुक़ था वो हो गया, लेकिन बहरहाल फिर उसी पार्टी को तोड़ना
मतलब वो पार्टी टूटी तो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह उससे बड़ी पार्टी बन गई है। फिर मेरे ज़हन में एक और सवाल आता है कि आप कह रहे हैं करीब कुछ लोग थे जिनमें आपने ब्यूरोक्रेसी का भी जिक्र कर दिया, पार्टी के कुछ लोगों का भी जिक्र कर दिया कि जिन्होंने इख्तिलाफात बढ़ाने में किरदार अदा किया। बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ उन्हें कोई नहीं कर सका, इनके खिलाफ वो हो गए, तो बुज़दार साहब के खिलाफ कोई क्यों नहीं कर सका? कोशिश की लोगों ने। हाँ, मेरा सवाल समझ गए ना? जी, मैं समझ गया, कोशिश की लोगों ने। बुज़दार साहब ने भी पीर साहब रखे हुए थे कि बच जाते थे। बुज़दार साहब का एक तो ये था कि एक तो वो बस चुप होते थे, वो कुछ बोलते नहीं थे। और उनका चुप रहना उनके काम आ गया, आप ये कहना चाहते? उनके काम आ गया, मतलब वो इतने कोई वोकल नहीं थे। और बहरहाल वो एक क्लोज चैप्टर है। अल्लाह करे कि आइंदा इंशाल्लाह अच्छे लोग सामने आएँ, जो मेन पोजीशन होती हैं, की पोजीशन होती हैं, उस पर अच्छे लोग सामने आए तो डिलीवर होगा इंशाल्लाह। नीयत ठीक है, इतना मुझे पता है कि नीयत ठीक मुझे है। याद आया कि जब महमूद खान साहब से आपका इख्तिलाफात थे तो तब आपको भी बड़ा सफ़र करना पड़ा अंग्रेज़ी वाला। जी, वो एक्सपीरियंस कैसा था? देखिए, वो तो आपके भी खिलाफ भड़का दिया गया था। इस तरह था कि उस वक्त भी हमारा कोई ज़ाती एजेंडा नहीं था। खान साहब से जब भी मेरी शाहराम की ज़्यादा मुलाकातें होती थी, इवन शकील खान जो हमारे साथ मिनिस्टर थे, उस वक्त भी हमने जो गलत हो रहा था उस वक्त केपी गवर्नमेंट में, वो पॉइंट आउट किया था कि खान साहब ये चीज़ें ठीक नहीं हो रही। उस वक्त जो उनके इर्द गिर्द लोग थे जो कि बेनिफिशरी थे इस चीज़ के कि महमूद खान इधर रहे, तो वो बेनिफिशरी थे। ठीक है। तो वो खान साहब को ये कहते रहे कि जी इनका ज़ाती कोई एजेंडा है। गो के खान साहब ने जब ये लोग पार्टी छोड़ के गए हैं, महमूद खान भी और परवेज़ खटक साहब भी, तो खान साहब ने मुझे मैसेज किया। उन्होंने कहा कि आतिफ तुम ठीक थे जो तुम कहते थे महमूद खान और परवेज़ खटक के बारे में। अच्छा। हाँ, तो उनको बाद में उन्होंने ख़ुद मुझे मैसेज किया। और ये कब की बात है एग्जैक्टली, उनको कभी एहसास हुआ? ये जब वो पार्टी छोड़ के गए, खान साहब अभी जेल नहीं गए थे, जेल के तो उन्होंने आपको मैसेज करके जी कि एतराफ़ किया कि आप सही कहते थे उनके बारे में। तो उस वक्त ये था कि फिर आपने उसका क्या जवाब दिया? मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने ये आपने सोचा कि अब मैं क्या जवाब दूं, कि मतलब अब तो वक्त गुजर गया, अल्लाह करे कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ठीक फैसले हों। और वही चीज़ें थी, ज़ाती एजेंडा कोई नहीं था, लेकिन चीज़ें गलत थी और मैं समझता था कि ये सामने आनी चाहिए। उस चीज़ पे वो घुमा फिरा के तो कभी आईबी से कोई रिपोर्ट जनरेट कराई जाती थी, तो कभी पता नहीं किस से रिपोर्ट जनरेट करवाई जाती थी कि ये तो साजिश कर रहे हैं, तो पता नहीं क्या कर रहे हैं। चलिए, उसके बाद उन्हें एहसास हुआ, वो जो मैसेज आपको किया, तो अब भी हम समझ रहे थे कि आप KPK के CM होंगे, लेकिन वो पूरा निकल आया गंडापुर साहब के नाम। और आप नेशनल असेंबली में बैठे हुए हैं। मैं तो पर्सनली खुश हूँ। आप ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप CM KPK बन सकते हैं, या आप नेशनल असेंबली में जाना एक्सपेक्ट कर रहे थे? मैं तो उस वक्त भी ये कहता था कि इस वक्त जो भी CM बनेगा इन हालात में, क्योंकि एक तो फेडरल गवर्नमेंट के साथ रिलेशन, उसके लिए चैलेंज होगा, आप ये समझ रहे थे? फेडरल गवर्नमेंट के साथ रिलेशंस, एस्टेब्लिशमेंट के साथ, फिर खान साहब की अपनी जो उनकी एक सोच है या जो आपसे चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी अपने लोगों से मतलब ऑब्वियसली काम मांगते हैं, चाहते हैं। तो उस वक्त मुझे एहसास था कि जो भी इस कुर्सी पे बैठेगा उसके लिए बहुत मुश्किलात होंगी, और जो हकीकत में हैं भी अभी अली अमीन साहब को बहुत मुश्किलात हैं। यानी अली अमीन गंडापुर साहब, आपकी बात से मैं कंक्लूड करूँ कि जो भी वो कर रहे हैं, जिस भी सोच को वो परवान चढ़ा रहे हैं, जिस तरह भी वो रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, वो खान साहब की ही सोच है। देखिए, वो तो मतलब उनके कहने पे करते हैं। खान साहब से अब ये नहीं कि हर एक चीज़ वो खान साहब करने पे करते होंगे, लेकिन बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं वो खान साहब से मिल के मशावरत करके ही कर रहे हैं। मतलब अली अमीन गंडापुर साहब जो कुछ भी कर रहे हैं, जो भी उनका भी अंदाज़े सियासत सबके सामने आ रहा है, इस पर खुलकर तनकीद भी होती है, तो वो खान साहब के कहने पर कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? मैं बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ कह रहा हूँ। जाहिर बात है कि निटी-ग्रिटी या छोटी छोटी चीज़ें तो नहीं खान साहब से डिस्कस हो सकती, लेकिन बड़ी चीज़ें वो खान साहब से डिस्कस करके ही करते हैं। अच्छा, डांट भी पड़ती है उनको वैसे कभी से? गवर्नर साहब को उन्होंने तड़ियाँ लगाई और वो बिल्कुल जैसे एक नूरीनाथ करैक्टर हमारी फिल्मों में आता था, वो बिल्कुल ऐसे बन जाते कि कोई गंडासा उठा के अभी वो लड़ने आ जाएंगे। डांट तो खान साहब मतलब हमारे, मतलब मैं खुद आपको अपनी बात बताऊं, ये कुछ लोगों के हम काफ़ी पुराने हैं, तो हमारे वो एज अ दोस्त भी हैं, एज अ बड़े भाई भी हैं, तो हमें तो वो डांट देते हैं। और तो गंडापुर साहब को तबकी देते हैं कि भाई सही, शाबाश, सही कर रहे हो? उनको भी डांट भी पड़ी है। अच्छा, कब पड़ी है? CM बनने के बाद? हाँ, मतलब मैंने सुना है कि वो कोई खुश नहीं थे, ये जो उनसे कोई ये दो साहिबान से जो मिलके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी,
तो नकवी साहब, मोहसिन नकवी साहब की जो बात कर रहे हैं, ठीक है, या इससे तो अच्छा, ये तो खबर आई थी सामने। तो उस पर क्या खान साहब ने डांटा उनको कि मोहसिन नकवी साहब से क्यों मिले? मतलब खुश नहीं थे, इतना मुझे पता चला था। नहीं, मिलने पे नहीं, वो कह रहे थे कि एज ए चीफ मिनिस्टर ठीक है, लेकिन अगर आप ज़्यादा उनसे इंटरेक्शन करेंगे, ज़्यादा उनके साथ, तो फिर देखें मोहसिन नकवी साहब पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, ठीक है। पीटीआई मोस्टली पंजाब की आज भी ये समझती है कि वहाँ पे जो कुछ हुआ चीफ मिनिस्टर वही थे। तो अगर उनसे आप ज़्यादा कुर्बत रखते हैं तो हमारे जो वर्कर सपोर्टर्स हैं उनकी दिल आज़ारी होती है कि यार यही आदमी हमारे ऊपर सब कुछ जुल्म करता रहा है और आप इसके साथ बैठे हुए हैं और ये वो कर रहे हैं बहैसियत चीफ मिनिस्टर। सियासत में तो आपको देख, सीनियर सियासत है ना, सियासत में तो साथ बैठना पड़ता है ना, या दिल में बातें रख के बैठ जाते हैं? ये कोई नंद भाभी का, जेठानी देवरानी का रिश्ता तो है नहीं। अब तो वो भी पढ़े लिखे लोग बड़े खूबसूरती से निभाते हैं वो वाले रिश्ते। देखिए फ़र्क ये है कि एज चीफ मिनिस्टर, एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, आपकी कुछ चीज़ें हैं जो कि ऑब्वियसली मैं भी ये बिलीव करता हूँ, मैं खुद अली अमीन साहब को डिफेंड करता हूँ इस चीज़ पे कि जी एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक सूबे की एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उसके लिए आपको वफाक से कोई ना कोई इंगेजमेंट करनी पड़ती है। ये नहीं कि आप बस अकेले बैठ जाएं कि नहीं जी बस मैं इधर हूँ और तुम उधर हो, मतलब वो भुट्टो साहब वाला नहीं कि तुम इधर और हम उधर। लेकिन कुछ चीज़ों के ऑप्टिक्स ठीक नहीं होते, उससे जो हमारा सपोर्टर है, वर्कर है, उसको तकलीफ होती है। और जाहिर बात है इस वक्त हमारा वर्कर सपोर्टर जिस मुसीबत से गुजरा है पिछले 1.5 साल से, और पंजाब में तो आज भी गुजर रहा है। हमारे केपी में तो शुक्र है अल्लाह का कि हमारी हुकूमत आ गई है, तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ें बेहतर हो गई, लेकिन पंजाब में तो महारानी की सल्तनत है, तो वहाँ पे तो आज भी वो जुल्म हो रहा है कि वो आप कभी MNAs को, हमारे MPs को बुला के पूछें, वो आपको बताएंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है। आपने पंजाब का जिक्र किया, केपी का जिक्र किया, कि कंपैरिजन ये भी किया जा रहा है आपके यहाँ लोगों, आपकी पार्टी से गिला किया जा रहा है, आपकी पार्टी के लोग, कि केपी की नशिस्तें कम हैं और पंजाब की ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी जो अहम ओहदे हैं वो केपी वालों को दे दिए गए हैं। उसमें ये गिला बजा है वैसे आपकी नज़र में? नहीं, देखें इससे पहले जब हालात ठीक थे सारे ओहदे पंजाब में होते थे, सारी उम्र होते थे, हमने तो कभी पंजाब की या केपी की या बलूची, लेकिन अब आप केपी को ज़्यादा क्यों नवाजा गया? इस वक्त देखें पंजाब में जो सिचुएशन थी आज भी और उस वक्त भी, अगर पंजाब के मेन ओहदे आप देते, इतना पंजाब उनको हुकूमत तंग करती है, इतना तंग करती है, या तो बंदा चुप करके बैठ जाएगा या उसके ऊपर केसेस और पकड़ दकड़ और कारोबार बंद और क्या क्या, वो बिल्कुल उसको ऐसे कर लेंगे कि वो बोलने के काबिल नहीं रहते। यानी आप लोग पंजाब हुकूमत से डर गए, यानी ये समझे हम? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो जुल्म वहाँ पे हो रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल इस वक्त हमारे चेयरमैन जो हैं बैरिस्टर गौहर साहब केपी से हैं, वकील हैं, तो उनको आपने देखा कि उनके साथ ज़्यादा उस तरीके से नहीं हुआ जो कि पंजाब में होता है। या जो हमारे गौहर साहब थे, उमर अयूब साहब जनरल सेक्रेटरी, तो वो भी केपी से थे, लेकिन अभी तो वो रिज़ाइन कर गए हैं। होपफुली भी फैसला होगा, शायद पंजाब से हो जाए, चाहे सिंध से हो जाए, जनरल सेक्रेटरी भी। लेकिन इस वक्त जो स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं, 9 स्टैंडिंग कमेटी में से 8 स्टैंडिंग कमिटीज़ पंजाब को दी गई हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पंजाब को दी गई है। और अगर आप प्रैक्टिकली देखें, इस वक्त सदर जो हैं पार्टी के, वो हैं परवेज़ इलाही साहब, वो प्रेसिडेंट हैं पार्टी के। वाइस चेयरमैन शाह महमूद साहब, वो भी पंजाब के हैं। और अगर हकीकत देखें तो चेयरमैन तो इमरान खान साहब ही हैं, वो भी पंजाब के हैं। ये तो अच्छा, आपने बड़ी आपने अहम बात की, आपने कहा चेयरमैन तो अभी वही हैं, जिले बानी चेयरमैन उनको कह देते हैं, लेकिन हर कोई अपने आप में इमरान खान बनने की कोशिश कर रहा है। आप इस बात से एग्री करेंगे? कुछ लोग करते हैं, लेकिन क्योंकि कितना कंपटीशन हो गया कि आपके अंदर से आवाज़ें आने लगी हैं कि बानी चेयरमैन की रिहाई से किसी को सरोकार नहीं, हर कोई ये सोच रहा है कि कैसे उनको रिप्लेस किया जाए, और आप इस बात से एग्री करेंगे? आप देखिए ना, जड़ेबंदियाँ, ये जो ग्रुपिंग है, ये लॉबिंग है, आप देखिए बानी चेयरमैन को खुद इनको बुलाना पड़ रहा है मुलाकात के लिए। ये जो धड़े हैं ये क्यों लड़ रहे हैं, ये क्यों गुत्थम गुत्थ हैं? यानी इस बात को वहाँ पे संजीदगी से लिया गया? जेल में बैठा जो शख्स है जो आपकी पार्टी के चेयरमैन रहे हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इमरान खान साहब को वो इस लेवल के भी लीडर बन गए हैं ना, मेरे ख्याल में वो जो प्राइम मिनिस्टर बन के जिस लेवल के वो लीडर थे, आज वो उससे बहुत बड़े लीडर हैं। मतलब बहुत से लोग जो मुखालिफ थे, इख्तिलाफ करते थे, एतराज़ करते थे, आज वो कहते हैं कि हाँ यार बंदा ठीक है, खड़ा रहा है, स्टैंड लिया है, सख्ती बर्दाश्त की है, जद्दा नहीं भागा, प्लेटलेट्स नहीं कम हुए, मतलब ये खड़ा है एक आदमी।
और मैं भी जब थर्सडे को फिर मिला, मैं 3 दफ़ा मिला उनसे पिछले 3 महीने में, माशाल्लाह बिल्कुल फिट हैं, मतलब वही बातें, वही सब कुछ, बिल्कुल 1% भी, मतलब उल्टा हमें हौसला मिलता है उनको देख के। अच्छा, फवाद चौधरी साहब का इंटरव्यू आपने देखा होगा, और भी आपकी पार्टी के लोग अब कुछ ऑफ द रिकॉर्ड और कुछ ऑन रिकॉर्ड इन बातों के इजहार कर रहे हैं कि कुछ लोग सिर्फ वो मुलाकात करने के लिए जा सकते हैं, बाकी सबको मुलाकात की इजाज़त नहीं है। तो यानी फिर इल्ज़ाम आतिफ खान साहब पे भी आता है कि आप मुलाकात कर सकते हैं। वजह यह है कि मुझे तो 2 दफ़ा खान साहब ने खुद बुलाया। एक दफ़ा मैं गया था जब मैं आज़ाद शहरी हुआ, वो मफरूरी से बाहर आया, तो एक दफ़ा इलेक्शन के बाद मैं खुद गया था, फिर 2 दफ़ा उन्होंने बुलाया। लेकिन इसमें एक वजह ये भी है कि उनको हफ्ते में 1 मुलाकात की इजाज़त है खान साहब को, आधे घंटे की, उसमें 6 लोग जाते हैं। अब ये उन्होंने लास्ट टाइम यही कहा कि यार इस पे अदालत की कोई केस करो, मैं सबसे बड़ी पार्टी का लीडर हूँ, मेरी एक जगह हुकूमत है, 2 जगह पे मेरे ऑपोजिशन लीडर हैं, और ये मुझे 6 बंदों के लिए टाइम देते हैं हफ्ते में आधा घंटा। तो अगर टाइम ज़्यादा होता है, यानी एक बंदे को 5 मिनट मिलते हैं बात करने के लिए, और उसमें यह है कि मैंने अभी उनसे जिक्र भी किया, मैंने कहा खान साहब बहुत से एमएनएज़ हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं, या बहुत से लीडर्स हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं, कहते हैं टाइम की कमी है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जितने ज़्यादा देखें, उनका डिसीजन आप लेते हैं किसी इंफॉर्मेशन पे, अब जितने ज़्यादा लोग मिलेंगे अच्छी बात है, उनको ज़्यादा नहीं, उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आएगी, वो हो सकता है कि 10 लोगों की राय सुने, बेहतर फैसला करें। एक अगर मैं ही जाकर, इसका उलट भी तो हो सकता है कि डिसइंफॉर्मेशन चली जाए, कंफ्यूज नहीं, लेकिन ये कि अगर एक बंदा मतलब ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ अगर सिर्फ मैं ही अकेले जाके, तो मैं तो अपनी तारीफें करूंगा या अपना जो मेरा तारीफ। फवाद चौधरी साहब के इंटरव्यू में जो इंकशाफात उन्होंने किए, कैसे देखते हैं आप? देखें, फवाद चौधरी साहब के इस चीज़ से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता, और नहीं करना चाहिए उन्हें, पहली बात। मतलब उनको इंटरव्यूज़ नहीं देने चाहिए? नहीं, पीटीआई की करंट लीडरशिप जो है, उनको डिस्क्रेडिट उनको नहीं करना चाहिए। देखें, या तो अगर वो पार्टी में वापस आना चाहते हैं, वो मुनासिब वक्त का इंतज़ार करें, खान साहब बाहर निकलते हैं या उनको बुलाते हैं, उनसे मुलाकात होगी, पार्टी के अंदर डिस्कशन होगी, वो ठीक है। लेकिन अगर आप इस वक्त, जो सिंपल सी बात है कि जो आदमी घर में आग लगी है और वो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए चला गया, और दूसरा आदमी घर में बैठा हुआ है, आग बुझाने की कोशिश कर रहा है, और जो चला गया वही जो अंदर बचाने की कोशिश कर रहा है उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। मतलब जो इस वक्त पार्टी के साथ लोग खड़े हैं, बहुत सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं, किसी ने ज़्यादा, किसी ने कम, सारों ने सख्ती बर्दाश्त की है, और अगर वो खड़े रहें तो मेरे ख्याल में इस वक्त फवाद चौधरी साहब का ये हक़ नहीं बनता कि वो करंट लीडरशिप पीटीआई की जो है उसके ऊपर एतराज़ करें। अगर हो सकता है कि मैं करूँ कि ये नहीं कर रहे, तो चले मैं भी उसी उसमें हूँ, लेकिन मैंने तो पार्टी नहीं छोड़ी, मैं तो किसी और पार्टी में नहीं गया। अब जो पार्टी छोड़ी और जो और पार्टी में गए, वो अगर करंट लीडरशिप पे एतराज़ करते हैं तो मेरे ख्याल में नामुनासिब है। अच्छा जी, ये जो अमेरिका को आप लोगों ने एब्सोल्युटली नॉट बोला था और बड़े लोगों को पे उस मतलब वो चीज़ इतना सवार होगी नफसियाती तौर पे, उन्होंने गाड़ियों के पीछे लिखवा लिया और लोगों ने शर्ट्स पहनी। टर्किश गाना एक बहुत मशहूर सिंगर है, अभी उसने गाया है। ठीक है, तो अभी ये जो अमरीकी कांग्रेस में जो हमारे इंतखाबात को लेके गैर शफाफ इंतखाबात कंसिडर किया गया, उस पर हमारे यहाँ जो करारदाद अभी मुज़म्मती आई, उसकी मुखालिफत भी फिर आपकी पार्टी ने की, तो अब आप इसको मुदाखलत नहीं समझते कि वहाँ से जो की जा रही है मुदाखलत है? अब यानी आपकी तरफ से एब्सोल्युटली यस है? नहीं, इसमें फ़र्क है। फ़र्क ये है मैम। क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि एक तो पहली बात ये है कि वो जो थी वो ऑफिशियली उनकी तरफ आया था कि हुकूमत चेंज कर दें या मतलब इमरान खान को हटा दें। ठीक, इस दफ़ा उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन दी है कि इलेक्शन ठीक नहीं हुआ। गो कि मैं ये समझता हूँ कि बैरूनी ममालिक मतलब ये भी तो मुदाखलत ही होगी ना कि भाई वो कौन होते हैं हमारे बारे में? यही कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ, उनके बारे में ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो हमारे हक में हो या हमारे खिलाफ हो, नहीं होनी चाहिए, पहली बात ये। लेकिन जो इस वक्त PMLN वाले कह रहे हैं, उस दिन भी एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे कि जी ये आपने मैनेज करवाया है, तो आप यहाँ आप लोगों पे इल्ज़ाम आ रहा है ना? नहीं, लेकिन सिंपल सी वो जो आप कोई आपके जो ओवरसीज लोग हैं वहाँ के फर्म कोई हायर की गई, सिंपल सी बात है कि अगर हम बहैसियत ऑपोजिशन पार्टी, लीडर हमारा जेल में, और हम अमेरिका में 367 कांग्रेसमैन मैनेज कर सकते हैं, हुकूमत इनकी, इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ, फॉरेन ऑफिस इनका, और ये 7 बंदे मैनेज कर सकें हैं सिर्फ, तो अगर हम 367 अपोजिशन में हो के मैनेज कर सकते हैं और ये हुकूमत में हो के
साथ कर सकते हैं तो ये तो फिर बहुत ही नालायक हैं, फिर तो हम लायक हैं, फिर तो इन्हें हुकूमत ही हमें दे देनी चाहिए। तो ये चीज़ गलत है, उन्होंने खुद ऑब्जर्व की और दोनों पार्टीज़ ने, वहाँ पे दोनों पार्टीज़ ने यही कहा। फिर यूनाइटेड नेशंस ने ये कहा, यूनाइटेड नेशंस ने ये कहा कि जी गलत इम्प्रिजमेंट है। और आपने देखा, मुझे नहीं समझ आती कि जो लोग इसको चला रहे हैं, इस हुकूमत को, या जो बैठे हुए हैं, ये किस उम्मीद पे बैठे हुए हैं। सिंपल सी बात है, देखें अमेरिका का आपने देख लिया उन्होंने क्या करारदाद पास की, यूनाइटेड नेशंस का आपने देख लिया, चाइना का आपने देख लिया कि चाइना क्या कह के गया है। ये इससे नहीं होता भी कि आप चीनी के साथ नीहा कह के और वो खुश हो जाएंगे, या अरबियों को आप सिर्फ इस चीज़ पे कि अहलन व सहलन मरहबा या हबीबी। देखें इस चीज़ पे नहीं होता ये भी, ये सिर्फ वो जो बच्चों वाली और पुराने ज़माने की बातें हैं। ये समझ नहीं आती कि अगर अमेरिका भी ये कह रहा है, यूनाइटेड नेशंस भी ये कह रहा है, चाइना भी ये कह रहा है, तो ये किस उस पे बैठे हुए, उम्मीद पे बैठे हुए हैं कि जी क्या हो जाएगा। बजट में आपने देखा टैक्सेस हैं सिर्फ, कोई इंडस्ट्री बढ़ाने का, कोई एक्सपोर्ट बढ़ाने का कोई तरीका नहीं है। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये कैसे हुकूमत क्या देख रहे हैं केसेस जो चल रहे हैं बानी चेयरमैन पीटीआई पे? मैं समझता हूँ पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं काफ़ी, तो सॉरी फारिग भी हो गए हैं इंशाल्लाह। ये बाकी भी, मतलब इद्दत का केस आप देख लें, एक इंटरनेशनल उसमें हेडिंग आई है, हेडलाइंस आई है कि इमरान खान जेल्ड फॉर मैरिंग हिज ओन वाइफ। मतलब ये केसेस, ये तोशेखाना का, ये इस तरह के केसेस। लेकिन सिर्फ ये एक चीज़ है कि इंशाल्लाह लीगली कोई मसला नहीं है, हमें लीगली कोई मसला नहीं है। अदालतों पे प्रेशर है, हाई कोर्ट के 6 जजेस ने लिख के दिया, वो पीटीआई के वर्कर्स नहीं थे, हाई कोर्ट के जजेस थे, उन्होंने कहा कि जी ये सिचुएशन है। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा, बाकी भी आपके सामने है। अभी अल्लाह का शुक्र है कि ये टीवी पे सारा पाकिस्तान देख रहा है, वो जो रिज़र्व सीटों का केस चल रहा है कि माशाल्लाह से चीफ जस्टिस साहब इलेक्शन कमीशन के वकील बन गए हैं और उनको डिफेंड कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन ने गलत किया, लेकिन ये हम इसको ठीक नहीं कर सकते, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो अदालत में लोग आते क्यों हैं? अगर मैंने गलत किया तो आप मेरे खिलाफ अदालत जाएंगी ना, अगर मैंने गलत नहीं किया तो फिर अदालत आप क्यों जाएंगी? तो अगर फ़र्ज़ करें कुछ गलत हुआ है तो क्या देख रहे हैं मखसूस नशिस्तों के? इंशाल्लाह मुझे तो लगता है कि काफ़ी जजेस ऐसे हैं कि वो इस चीज़ के हक़ में हैं कि जो जिस पार्टी का हक़ है उसको, देखिए एक कानून का एक लेटर एंड स्पिरिट होता है, जो स्पिरिट ऑफ द लॉ होता है वो ये है कि जी ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अब एक पार्टी की एक सीट है असेंबली में और आपने उसे माशाल्लाह से 2 सीटें दे दी रिजर्व, किसी पार्टी की एक सीट भी नहीं है उसको भी आपने एक सीट दे दी, तो मतलब ये जमहूरियत या जो कानून है रिजर्व सीट्स का, उसका स्पिरिट तो ना हुआ। ठीक, तो मेरे ख्याल में तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि फ़ैसला हमारे हक़ में आएगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आतिफ खान साहब आपके वक्त के लिए। और नाज़रीन इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।